सुप्रभात विद्यार्थियों, बाल मंदिर के इस YouTube चैनल पर मैं स्वरूप सिंह आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों हम अध्याय 9 को समाप्त करने के पश्चात अध्याय 10 की ओर बढ़ते हैं। अध्याय 9 हमने अनुमंत और अनुमंत की विधि को पढ़ा था। अनुमंत की विधि को पढ़ने के बाद अनुमंत को पढ़ा और विधि के परिप्रेक्ष्य में हमने बात की, अनुमंत के परिप्रेक्ष्य में हमने बात की। जहां तक मैं समझता हूं कि अनुमंत को समझाने के पश्चात सन 1872 अनुमंत अधिनियम, उसकी कुछ शब्दावली जो 35 से 36 शब्दावली थी वो मैंने आपको समझाई। 3-4 शब्दावली बाकी रह गई है, उसे भी मैं इसी वीडियो के दौरान या फिर एक अलग से वीडियो लेकर मैं आपको समझा दूंगा। अब हमारा जो अध्याय रहेगा, आज जो हमारा अध्याय है ये अध्याय 10वां है। अध्याय 10वां विद्यार्थियों, बहुत ही प्रमुख बातें यहाँ होने वाली है। मैं प्रत्येक इस अध्याय के प्रावधानों को, एक एक प्रावधानों को आपके सामने रखकर समझाऊंगा और ये जो अध्याय है लंबा चलने वाला है, क्योंकि प्रमुख रूप से ये आपका बहुत उपयोगी रहेगा। कोविड-19 के तहत आप घर बैठे जब इस वीडियो को देखकर इस दिमाग के अंदर ये अनुमंत को सेट कर लेते हो तो ये अनुमंत मुख्य रूप से आपके आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में भी बहुत काम आने वाला है। जो ये अध्याय 10 है, इस अध्याय 10 के अंदर हम आज पढ़ेंगे वैधानिक प्रावधान, जो लीगल प्रोविजन होते हैं। कुछ वैधानिक प्रावधानों के माध्यम से, वैधानिक प्रावधान जिसे अपन लीगल प्रोविजन कहते हैं इंग्लिश में, ये लीगल प्रोविजन है वैधानिक यानी कानून की दृष्टि से जो बाध्य हो, ऐसे प्रावधान को हम पढ़ेंगे। हमने जो पीछे शब्दावली पढ़ी है उन शब्दावलियों को पढ़ना जरूरी था इन प्रावधानों को पढ़ने के लिए। विद्यार्थी जब हम ये प्रावधान पढ़ते हैं तो वो शब्दावली आपके बहुत ही उपयोग में काम आएगी। ऐसे जो शब्द आपने जो पीछे पढ़े हैं, उन अनुबंध को आपने जाना है, उन अनुबंधों की बातें यहाँ निश्चित रूप से तय होगी और आप अनुबंध को भी समझ सकोगे, अनुबंध के तमाम प्रकार के प्रावधानों को समझ सकोगे। जो आज जो हमारा ये लेक्चर है आपके सामने विद्यार्थी मैं जो लेके आया हूं, ये प्रस्ताव संबंधी वैधानिक प्रावधान, जो हम प्रस्ताव रखते थे और हमें स्वीकृति मिलती थी, और उस वो प्रस्ताव कैसा होना चाहिए, वो विधान के द्वारा कैसे लागू होना चाहिए, वो कानून की दृष्टि से कैसा होना चाहिए, उनके बारे में एक एक बिंदु को मैंने खंडों में विभाजित किया है विद्यार्थियों आपके सामने। इन बिंदुओं को हम पढ़ेंगे और इन बिंदुओं को हम समझेंगे। प्रस्ताव के द्वारा कैसे प्रस्ताव का प्रावधान होता है, किस प्रकार हम प्रस्ताव रखते हैं, तो प्रस्ताव में कौन कौन सी शर्तें निहित होनी चाहिए। जिस प्रकार आज प्रस्ताव संबंधी वैधानिक प्रावधानों को पढ़ रहे हैं, इसके पश्चात स्वीकृति संबंधी वैधानिक प्रावधानों को पढ़ेंगे, उसके पश्चात अर्ध अनुबंध संबंधी वैधानिक प्रावधानों को पढ़ेंगे, निक्षेपी अनुबंध वैधानिक प्रावधानों को पढ़ेंगे, प्रायोगिक अनुबंध वैधानिक प्रावधानों को पढ़ेंगे, गिरवी अनुबंध वैधानिक प्रावधानों को पढ़ेंगे, एजेंसी संबंधी वैधानिक प्रावधानों को पढ़ेंगे, तमाम प्रकार के अनुबंध, निष्पादनीय अनुबंध, निष्पादित अनुबंध को भी हम पढ़ेंगे। इस प्रकार अलग अलग हम वैधानिक प्रावधानों को मैं पढ़ूंगा। विद्यार्थियों, एक प्रतिफल जो मैंने बोला था कि अनुबंध के अंदर प्रतिफल होना जरूरी है, वो प्रतिफल वैधानिक प्रावधानों को हम पढ़ेंगे। ऐसे ऐसे तमाम प्रकार के जो प्रावधान है उनको आपके मैं सामने रखूंगा। अनुबंध भंग की दृष्टि को हम पढ़ेंगे। अनुबंध के अंदर कितनी उम्र हो, वयस्कता यानी उम्र, वयस्क 18 वर्ष की आयु, उनको हम पढ़ेंगे। ऐसे कपट जो भंग, अनुचित प्रभाव, उन अनुबंधों के वैधानिक प्रावधानों को हम पढ़ेंगे। तो आज जो हमारा ये लेक्चर है विद्यार्थियों, ये अलग अलग जो वैधानिक प्रावधान है उनको मैं एक एक प्रावधान आपके सामने लेकर आऊंगा और उन प्रावधानों को मैं आपको समझाऊंगा। तो आज जो हमारा है प्रस्ताव संबंधी वैधानिक प्रावधान, जो एक पक्षकार दूसरे पक्षकार के समक्ष एक प्रस्ताव रखता है और उस प्रस्ताव के बाद वो स्वीकृति प्रदान की जाती है। अब वो प्रस्ताव कैसा हो, उस प्रस्ताव के अंदर क्या क्या निहित होना चाहिए, उनमें वैधानिक नियम क्या क्या होने चाहिए, उनके बारे में हमने पढ़ेंगे। पहले हमने सिर्फ एक प्रस्ताव की शब्दावली को समझा था, अब प्रस्ताव के अंदर किन किन चीजों को सम्मिलित किया गया उसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। विद्यार्थियों गौर करें। तो जो ये अध्याय हमारा 10वां है, वैधानिक प्रावधान, जिसे हम क्या कहते हैं इंग्लिश में लीगल प्रोविजन, लीगल कानूनी एक शब्द है, और हम प्रस्ताव संबंधी वैधानिक प्रावधानों को मुख्य रूप से 9 बिंदु और कुछ एग्जाम्पल्स के द्वारा भी मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। गौर करें विद्यार्थियों, ये छोटी छोटी चीजें हैं, आपके परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है 6 नंबर का। प्रस्ताव संबंधी वैधानिक प्रावधान को अपने शब्दों में समझाइए। तो आप ये लिख सकते हैं कि प्रस्ताव संबंधी वैधानिक प्रावधान से हमारा तात्पर्य यह है कि विद्यार्थियों, कोई भी अनुबंध करने के लिए आपके पास प्रस्ताव रखने के लिए आपके सामने एक पक्षकार होना चाहिए। जब आपके सामने एक पक्षकार होता है तो उसके सामने आप अपना प्रस्ताव रखते हैं और वो प्रस्ताव को स्वीकृत करता है। अब वो स्वीकृति किस प्रकार देगा या नहीं देगा वो एक अलग बात है। पहले आपको प्रस्ताव रखना पड़ता है। प्रस्ताव मनुष्य के द्वारा किसी दूसरे मनुष्य के सामने रखा जाता है। आगे बात पंछियों की भी यहाँ होगी। गौर करें, जब हम प्रस्ताव किसी के सामने रखते हैं तो सामने एक व्यक्ति होना चाहिए, तो कम से कम 2 व्यक्ति आपके पास होने चाहिए या कम से कम 2 पक्षकार
होने चाहिए, तभी हम किसी के सामने प्रस्ताव रखते हैं। ये एक वैधानिक जो प्रावधान, यानी कि विधि क्या कहती है, कानून क्या कहता है, कम से कम 2 पक्षकार होने चाहिए। क्या विद्यार्थियों एक इंसान अपने समझ को प्रस्ताव रख सकता है? नहीं रख सकता है, उसके लिए सामने एक और व्यक्ति होना चाहिए। तो विधि, ये कानून ये कहता है कि कम से कम 2 पक्षकार हो। पहला बिंदु क्या कह रहा है? कम से कम 2 पक्षकार हो। विद्यार्थियों मैं एक एक शब्द को 2-2 बार बोलूंगा, आपके दिमाग के अंदर हर एक इस वैधानिक प्रावधान को सेट कर दूंगा और आप आराम से लिख पाओगे। इन 2 चैप्टरों को मैंने जो खंडों में विभाजित करके आपके सामने जो ला रहा हूं विद्यार्थियों, माफ कीजिएगा, तो ये जो खंडों में विभाजित करने का आपको ये फायदा मिलेगा, आप हर एक प्रावधान को आराम से समझ सकेंगे, आराम से हम सीख रहे हैं। ये बहुत उपयोगी है, इसलिए मैं तमाम बातों को आराम से सिखा रहा हूं और ये कम से कम 16 नंबर लेकर चलता है आपके अध्याय के अंदर, आपके पाठ्यक्रम के अंदर। तो इसलिए हमें इन अध्याय को आराम से समझना है। विद्यार्थियों कम से कम कितने पक्षकार हो? 2 पक्षकार हो, ये इसका वैधानिक विधि कानून ये कहता है। विद्यार्थियों प्रस्ताव सकारात्मक हो सकता है और प्रस्ताव नकारात्मक भी हो सकता है। अब आपके दिमाग में सवाल उठेगा कि सकारात्मक की तो हम समझ सकते हैं, नकारात्मक प्रस्ताव कैसे होगा? गौर करें विद्यार्थियों, सकारात्मक की तो बात आती है, तो नकारात्मक प्रस्ताव कैसे होगा? पुनः एक बार समझे विद्यार्थियों, एक मिनट रुके विद्यार्थियों। गौर करें, प्रस्ताव सकारात्मक तो हो सकता है अथवा नकारात्मक भी हो सकता है। सकारात्मक के साथ नकारात्मक कैसे हो रहा है? गौर करें, जैसे कि मैंने किसी के सामने एक प्रस्ताव रखा कि मुझे आपका मकान किराए पर दे दो, जो भी आधा मकान है या पूरा मकान मैं किराए पे ले रहा हूं और उस किराए का वाजिब दाम उस समय उस मार्केट के अंदर 10,000 चल रहा है। मैंने प्रस्ताव रखा और सामने वाले ने मुझे स्वीकृति दे दी। 10,000 का किराए का जो मार्केट के अंदर रेट चल रही है, मैंने प्रस्ताव सामने रखा और सामने वाले स्वीकृति दे दी। अब मैं उनके सामने प्रस्ताव रख रहा हूं कि मुझे ये पूरा मकान 10,000 रुपए में दे दो। ये मेरा प्रस्ताव उनके सामने कैसा है? एक नकारात्मक प्रस्ताव है, हमें स्वीकृति वहां नहीं मिलेगी। मैं 10,000 रुपए में पूरा उसका मकान कैसे खरीद सकता हूं विद्यार्थियों? ये नकारात्मक प्रस्ताव है। हम सकारात्मक प्रस्ताव रखते हैं तो सामने वाला उसकी स्वीकृति देता है। जब हम ऐसा नकारात्मक प्रस्ताव रखते हैं, सामने वाला स्वीकृति नहीं देगा, तो प्रस्ताव सकारात्मक भी हो सकता है और प्रस्ताव आपके लिए नकारात्मक भी हो सकता है। अब विद्यार्थियों जब हम कोई प्रस्ताव रखते हैं और सामने वाला स्वीकृति नहीं देता है, तो हमारे लिए प्रस्ताव नकारात्मक भी हो सकता है कि हमने उचित मूल्य पर हमने किराए की मांग रखकर मकान की मांग रखी, तो भी हमें वो स्वीकृति नहीं मिल रही है, तो हमारे लिए नकारात्मक प्रस्ताव भी हो सकता है। और हम किसी से 10,000 में पूरा मकान मांग रहे हैं, तो उसके लिए सामने वाले के लिए नकारात्मक एक प्रस्ताव भी हो सकता है। तो ये प्रस्ताव सकारात्मक भी हो सकता है और नकारात्मक भी हो सकता है। ये इस विधि, कानून की विधि के अंदर ये सम्मिलित है। आगे बढ़ते हैं विद्यार्थियों, प्रस्ताव स्पष्ट अथवा गर्भित हो सकता है। देखो विद्यार्थियों, शब्द आया गर्भित, और आपने गर्भित शब्द को समझा था। कोई भी जब हम प्रस्ताव रखते हैं और स्वीकृति मिलती है, और जो प्रस्ताव होता है या फिर कोई स्वीकृति होती है, वो उसके आचरण से हमें पता चल जाता है कि अनुमान कैसा, उसके आचरण से। अब जब हम किसी के सामने प्रस्ताव रख रहे हैं, स्पष्ट रूप से प्रस्ताव रख रहे हैं कि मुझे ये मकान आपका 10,000 रुपए में किराए में चाहिए, और गर्भित रूप से यानी कि हम आए और उसके मकान को हमने देखा और बोला कि इशारों से समझा रहे कि मुझे ये इस ढंग से चाहिए, या फिर अपन उन्होंने आगे कोई बात नहीं कह रहे कि हाँ हम देखेंगे, ये मकान जरूर लेंगे, ऐसा कुछ हम आचरण कर रहे हैं। आचरण के द्वारा भी हम किसी के सामने प्रस्ताव रख सकते हैं। तो प्रस्ताव स्पष्ट रूप से भी हो सकता है कि मुझे, वो बोलकर कह रहा है कि मुझे 10,000 रुपए में मकान दे दो, और वो संकेतों के माध्यम से भी सामने वाले को समझा रहा है कि मुझे ये मकान चाहिए। तो आचरण के माध्यम से, यहाँ अपन शब्द गर्भित को या समझ सके, क्या ये शब्द आचरण शब्द है। आचरण के माध्यम से हमने पहले जो शब्दावली है उसके अंदर हमने इसको सीखा था। आगे हम बात करते हैं बिंदु संख्या 4, वैधानिक संबंध स्थापित करने के लिए किया जाता है। प्रस्ताव कैसा होना चाहिए? वैधानिक संबंध स्थापित करने के लिए किया जाना होना चाहिए। उस प्रस्ताव के अंदर ये तमाम बातें सम्मिलित होती है। विद्यार्थियों, वैधानिक संबंध स्थापित करने से तात्पर्य है कि मैंने आपको एक उदाहरण समझाया था कि हम किसी के सामने प्रस्ताव रखते हैं कि आप मेरे घर में मेरी बहन की शादी में आना, और वो उस दौरान 7 बजे के हमने उनको समय दिया और 7 बजे वो उस प्रस्ताव को जो हमने रखा था उनके सामने की शादी में आना, और उन्होंने स्वीकृति दे दी थी, मगर वो घर पर नहीं आ पाए और उन्होंने वाद दायरा कर दिया कि हम गौर करें विद्यार्थियों कि वो शादी में नहीं आ पाए। तो हमने उस तमाम प्रकार के मित्रों को, मैंने उन तमाम प्रकार के मित्रों पर एक वाद दायरा किया कि मैंने इनके सामने जो प्रस्ताव रखा था, उन्होंने स्वीकृति दी थी कि हम 7 बजे शादी में आएंगे, और मेरा वो खाना बिगड़ गया और मैं कानून
मैं चला जाता हूं। तो ये ऐसे जो प्रस्ताव होते हैं ये भंग हो जाते हैं, ये वैधानिक संबंध स्थापित नहीं करते हैं। हम किसी पिकनिक पे जा रहे हैं, कहीं खाना खाने, तब हम किसी पर दावा करके पैसे वसूल कर रहे हैं, या फिर हम किसी सिनेमा हॉल में मूवी देखने जा रहे हैं, तो ऐसे प्रस्ताव नहीं रखे जाते हैं विद्यार्थियों। तो प्रस्ताव का संबंध कैसा होना चाहिए? वैधानिक संबंध स्थापित करने के लिए किया जाना चाहिए, संबंध में वैधानिकता होनी चाहिए। बिंदु संख्या 5वां, प्रस्ताव की शर्तें निश्चित होनी चाहिए। जो भी आप शर्त रखो, कोई भी शर्त रखो, बिल्कुल निश्चित होनी चाहिए। यानी कि मैं मकान ले रहा हूं, मैं 2 साल के अंदर इस मकान को खाली करूंगा, 2 साल तक मैं इस मकान की किराया दूंगा। जो भी आपने जो प्रस्ताव रखा है और सामने वाले ने जो स्वीकृति दी है वो बिल्कुल निश्चित होनी चाहिए। प्रस्ताव की शर्तें बिल्कुल निश्चित होनी चाहिए, इसमें शर्तों में कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए, एकदम निश्चित होनी चाहिए। बिंदु संख्या 6, प्रस्ताव तभी किया हुआ माना जाता है, प्रस्ताव उस व्यक्ति की जानकारी में आ जाता है जिसको प्रस्ताव किया गया है। देखो, प्रस्ताव तभी किया हुआ माना जाता है जब सामने वाले के सामने हमने प्रस्ताव रखा है, उसकी जानकारी में आ जाता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं, मैं एक उदाहरण के तौर से समझाऊं, यानी कि राम नाम का एक व्यक्ति मेरे घर पे आया और उसने मेरे सामने प्रस्ताव रखे बिना मेरी स्कूटी को वो लेकर जा रहा है। ठीक है, मेरी जानकारी में भी नहीं है कि उसने मेरे सामने एक प्रस्ताव रखा था कि मैं आपकी स्कूटी लेके जाऊंगा 2 घंटे के लिए। मेरी जानकारी में ये प्रस्ताव है ही नहीं, और वो मेरी स्वीकृति, मैं वो खड़ा हूं और मेरी स्वीकृति को मानकर और स्कूटी लेकर रवाना हो रहा है, तो फिर वो एक ऐसा प्रस्ताव नहीं कहलाएगा। प्रस्ताव तभी किया हुआ माना जाता है जब प्रस्ताव उस व्यक्ति की जानकारी, यानी सामने वाले व्यक्ति की, जैसे राम मेरे पास आया तो मेरी जानकारी में होना चाहिए कि राम मेरे पास स्कूटी मांगने आ रहा है, उसने मेरे सामने स्कूटी मांगने का प्रस्ताव रखा है, जानकारी में आ जाता है जिसे जिसको प्रस्ताव किया गया है। जैसे मेरे को प्रस्ताव सामने वाले ने किया स्कूटी के लिए, मेरी जानकारी में आया है, तो वो स्कूटी लेके जा सकता है, नहीं तो वो नहीं लेके जा सकता। गौर करें विद्यार्थियों, इस प्रकार ध्यान रखें। हाँ तो विद्यार्थियों, हाँ तो गौर करें विद्यार्थियों। तो इस प्रकार हमने देखा कि प्रस्ताव तभी किया हुआ माना जाता है जब प्रस्ताव उस व्यक्ति की जानकारी में आ जाता है जिसको प्रस्ताव किया गया है, जिसके सामने वाले के सामने हमने प्रस्ताव किया है, उसकी व्यक्ति की जानकारी में वो आना चाहिए कि हाँ वास्तव में इसने प्रस्ताव मेरे सामने किया है, तो मुझे इस चीज की जानकारी, वो ही प्रपोज माना जाता है। बिंदु संख्या 7वां, गौर करें विद्यार्थियों, प्रस्ताव की जानकारी बिना स्वीकृति, विद्यार्थी गौर करें, चीजों को समझे, इन्हें अपनी कॉपी में भी लिखने का प्रयास करें। ये आपको किताब में मिल जाएगी, मैंने इसको खंडों में बांटा है। अगर विद्यार्थियों ये सब छोटे अगर आपको नहीं दिख रहे हैं तो आप किताब के माध्यम से भी लिख सकते हो, मगर मेरी बातों को सुने, मेरी तो चीज में जो समझा रहा हूं उसे आप समझने का प्रयास करें। मैंने इसको खंडों में बांटा है, गौर करें, कोई नहीं, आराम से आप कर सकते हैं। प्रस्ताव की जानकारी बिना स्वीकृति मान्य नहीं है। प्रस्ताव की जानकारी बिना स्वीकृति, हमने किसी के सामने प्रस्ताव रखा और उसकी स्वीकृति हमें नहीं मिली तो वो प्रस्ताव नहीं कहलाता है। प्रस्ताव की जानकारी बिना स्वीकृति मान्य नहीं है। देखो विद्यार्थियों, बिना स्वीकृति वो प्रस्ताव मान्य नहीं होता है। गौर करें, आगे देखें, प्रस्ताव लिखित हो सकता है, मौखिक हो सकता है, सांकेतिक हो सकता है, आमने सामने हो सकता है, टेलीफोन के माध्यम से हो सकता है, रेडियो के माध्यम से हो सकता है, टीवी के माध्यम से हो सकता है, समाचार पत्र के माध्यम या हैंडबिल के माध्यम से भी हो सकता है, यहां तक पशु पक्षियों के माध्यम से भी हो सकता है, मगर न्यायालय टैप रिकॉर्डेड प्रस्ताव वैध नहीं मानती है। गौर करें विद्यार्थियों, प्रस्ताव लिखित हो सकता है, हम किसी के सामने लिखित रूप में प्रस्ताव रखते हैं, हम किसी के सामने सांकेतिक रूप से प्रस्ताव रखते हैं कि जैसे मैं स्कूटी की चाबी मांग रहा हूं, सामने वाले से मैं इशारा करूं मुझे चाबी चाहिए। देखो विद्यार्थी, इशारों से समझे कि मुझे चाबी चाहिए, मुझे स्कूटी लेके जाना है, तो सांकेतिक प्रस्ताव भी हो सकता है। आमने सामने रहकर भी हम प्रस्ताव कर सकते हैं। हम किसी को टेलीफोन के माध्यम से बात कर रहे हैं कि मुझे आपका घर मकान किराए पर चाहिए, हम टेलीफोन के माध्यम से भी प्रस्ताव कर सकते हैं, रेडियो के माध्यम से भी कर सकते हैं, टीवी के माध्यम से रूबरू होकर भी कर सकते हैं, समाचार से दिलवाकर भी हम प्रस्ताव कर सकते हैं। आगे मैं बात करूंगा, हैंडबिल के द्वारा भी प्रस्ताव कर सकते हैं। यहां तक कि पहले के जमाने में जब राजा महाराजाओं में जब कोई भी, जैसे कि उन्हें एक संदेश दिया जाता था कि आप का किला हमें 10 दिनों के लिए रहने के लिए आप दे सकते हैं क्या, तब पक्षियों के माध्यम से पत्र भेजे जाते थे। चिट्ठी, आपने गाना भी सुना होगा, कबूतर जा चिट्ठी दे के आ, इस प्रकार से जो ऐसे चिट्ठियां का आदान प्रदान होता था, तो वो चिट्ठियां जाकर पक्षियों के द्वारा देख के जाई जाती थी और वो सामने वाले उस चिट्ठियों को पढ़कर उसका प्रस्ताव मंजूर कर देते थे और सामने वापस स्वीकृति देते थे कि आप 10 दिन आराम से यहाँ रह सकते हो। इस प्रकार के प्रस्ताव पशु पक्षियों के माध्यम से भी हो सकते हैं, मगर न्यायालय इन टैप रिकॉर्डेड, जो टैप रिकॉर्डेड के द्वारा जो प्रस्ताव होते हैं उन्हें वैध नहीं मानती है, क्योंकि टैप रिकॉर्डेड के द्वारा जो प्रस्ताव होते हैं वो उनको उत्पीड़न के द्वारा, उनके साथ धोखे के द्वारा भी
उनको पहले किस प्रकार से धमकियां देकर फिर बाद में टैप रिकॉर्डर के माध्यम से उन बातों को ही सम्मिलित किया जाता है जिसमें सिर्फ उनकी स्वीकृति हो, बाकी वाली बात नहीं हो। इसलिए टैप रिकॉर्डर के द्वारा न्यायालय नहीं मानता। देखो, प्रस्ताव की जानकारी बिना स्वीकृति मान्य नहीं होती, स्वीकृति होनी चाहिए। मगर प्रस्ताव लिखित हो सकता है, मौखिक हो सकता है, सांकेतिक इशारों के द्वारा हो सकता है। मैंने हर एक का उदाहरण दिया आपको, विद्यार्थी गौर करें। आमने सामने हो सकता है, टेलीफोन, रेडियो, टीवी, समाचार पत्र, हैंडबिल से भी हो सकता है, यहां तक कि पशु पक्षियों के माध्यम से भी हो सकता है। देखिए, न्यायालय मगर इन चीजों को टैप रिकॉर्डेड को नहीं मानता है, वेद नहीं मानता है। इस प्रकार हमारा 8वां बिंदु, प्रस्ताव में ऐसी कोई बात नहीं होनी चाहिए जिससे दूसरा पक्षकार बाध्य हो। प्रस्ताव में वो तमाम प्रकार की वो बातें नहीं होनी चाहिए जिसमें दूसरा पक्षकार क्या हो, प्रस्ताव में वो सब ऐसी कोई भी बात नहीं होनी चाहिए जिससे दूसरा पक्षकार बाध्य हो। गौर करें, यहां शब्द सुने, बाध्य नहीं होना चाहिए। यानी कि हम किसी को उत्पीड़न के द्वारा, किसी को हम अनुचित प्रभाव के द्वारा, किसी के साथ ऐसा धोखा कर किसी पर जोर जबरदस्ती उसको बाध्य कर हम किसी के साथ प्रस्ताव करते हैं तो वो बातें सम्मिलित नहीं होनी चाहिए। बिंदु संख्या 8। बिंदु संख्या 9, गौर करें, प्रस्ताव करने की इच्छा को प्रस्ताव नहीं माना जाता। देखो विद्यार्थियों, प्रस्ताव करने की जो इच्छा, अब मेरी इच्छा है, मैं किसी के सामने इच्छा व्यक्त करता हूं कि आपकी कार मुझे फ्री में दे दो, क्या ये प्रस्ताव है? मैंने किसी के सामने एक बात रखी कि ये पेन है, ये सिर्फ मात्र 1 रुपए में ले लो, मैंने इच्छा व्यक्त की। अब इसके अंदर इच्छा व्यक्त हुई है, सामने वाला उसको स्वीकृति दे नहीं दे ये जरूरी नहीं है, तो प्रस्ताव में इच्छा नहीं मानी जाती है। प्रस्ताव करने की इच्छा को प्रस्ताव नहीं माना जाता। विद्यार्थी, इच्छा और स्वीकृति में फर्क क्या बोलोगे कि सामने वाला स्वीकृति देता है तो उसकी इच्छा ही होती है, मगर वहां एक स्वीकृति होती है, वो बिल्कुल एक्सेप्टेंस होती है, स्वीकृति होती है, और यहाँ एक इच्छा है। उसको मैं आगे समझा रहा हूं विद्यार्थी, आप ध्यान दें। प्रस्ताव करने की इच्छा को प्रस्ताव नहीं माना जाता। प्रस्ताव करने की कोई भी हम इच्छा रखते हैं उसे प्रस्ताव नहीं माना जाता। उदाहरण के तौर पर अगर हम बात करें, नीलामी के द्वारा विज्ञापन प्रस्ताव की इच्छा है। नीलामी के द्वारा विज्ञापन, हम तमाम प्रकार के, हमारे पास बहुत सारी गाड़ियां पड़ी है और हमने नीलामी रख दी और हमने एक प्रस्ताव रखा क्या इन गाड़ियों को हम बेच रहे हैं, नीलामी कर रहे हैं, बोली लगा रहे हैं 10,000 20,000 अलग अलग रेट में, हमारी इच्छा हम व्यक्त कर रहे हैं, आप आकर स्वीकृति प्रदान कर दो। आप कर लोगे? नहीं करोगे। आप पहले उनको बनपोगे, आप उन गाड़ियों को देखोगे, उनमें वास्तविकता वो है, वो कीमत की है, फिर आप अपनी स्वीकृति प्रदान करोगे। आपने सपोज, मैं अगर बात कहूं तो ये आबकारी ऑफिस होती है जो तमाम प्रकार की अवैध धंधों से जो गाड़ियों को पकड़ती है, शराब की गाड़ियां, फिर इनकी नीलामी होती है। ये कई ऐसी होती रहती है, नीलामियां लगती है। अब उन नीलामियों के द्वारा वो अखबार के अंदर एक नीलामी का विज्ञापन देते हैं, तो उन्होंने एक इच्छा जाहिर की है, प्रस्ताव रखा है मगर वो प्रस्ताव नहीं है, उनके अंदर एक इच्छा जाहिर की है, वो इच्छा है। अब हमारी भी वो इच्छा बनती है कि हम उस स्वीकृति दें या नहीं दें। तो इस प्रकार नीलामी का विज्ञापन प्रस्ताव की इच्छा है और ये स्वीकार्य नहीं है। निमंत्रण भी नहीं माना जाता है। जिस प्रकार हम निमंत्रण रखते हैं वो भी एक क्या है, प्रस्ताव नहीं माना जाता है। जैसे कि मैंने निमंत्रण दिया किसी को कि मेरी बहन की शादी में आना है, विद्यार्थी वैधानिक संबंध स्थापित किस प्रकार नहीं करा उसको आप गौर से समझे। मैंने निमंत्रण दिया कि मेरी बहन की शादी में आना और आपको शाम को भोजन करके जाना है। अब वो सामने वाला जरूरी नहीं है कि उस प्रस्ताव को माने और शाम मुझे भोजन करके आए, नहीं आ सकता, उसकी इच्छा नहीं आए। गौर करें, हम सूची पत्र हमारे सामने होते हैं, मूल्य की पर्ची होती है। आप जैसे हैंडलूम के अंदर गए और आपने एक बिस्किट का पैकेट जो है उसके ऊपर एक मूल्य की पर्ची लगी हुई थी कि 25 रुपए का है, और सामने वाला जो बिस्किट के ऊपर जो पर्ची है, जैसे कि हैंडलूम का मालिक आपके सामने एक इच्छा जाहिर कर रहा है, आप जो स्वीकृति दे ले या नहीं दे आपकी मर्जी है। गौर करें, होटल मेन्यू कार्ड, आप किसी होटल के अंदर गए और आपके सामने मेन्यू कार्ड रखा जाता है, उसमें तमाम प्रकार के ऐसे आइटम लिखे होते हैं, इडली डोसा है, मंचूरियन है, शाही पनीर है या मटर पनीर है, उनके अलग अलग 40 50 60 तरह से ऐसी रेट है। वो इच्छा व्यक्त हो रही है होटल वालों की तरफ से, आप उन्हें ले या नहीं ले, आप वो आपकी इच्छा, आप स्वीकृति प्रदान करें या नहीं करें, तो वो भी एक प्रस्ताव नहीं कहलाता है, ये प्रस्ताव नहीं है। रेलवे टाइम टेबल, रेलवे का जो टाइम चलता है वो भी, और बीमा विज्ञापन, बीमे का जो विज्ञापन होता है, बीमा अपने सामने इच्छा व्यक्त की जाती है कि आप इस प्रकार का बीमा करवाएं, इंश्योरेंस कराएं, तो आप भविष्य की जोखिम के अनिश्चित घटनाओं से आप बच सकते हैं। और वैकेंट एप्लीकेशन, यानी कि कुछ विज्ञप्ति आती है, जैसे कि सरकार वैकेंसी निकालती है, सरकार ने जूनियर अकाउंटेंट की 200 वैकेंसी निकाली, उन्होंने अपनी इच्छा जाहिर की, अब आप उसके अंदर फॉर्म भरे या नहीं भरे वो आप पर निर्भर करता है। इस प्रकार हमने विद्यार्थियों प्रस्ताव संबंधी वैधानिक प्रावधानों के अंदर हमने 9 बिंदुओं को पढ़ा। कम से कम 2 पक्षकार हो, प्रस्ताव सकारात्मक अथवा नकारात्मक हो सकता है, तीसरा वर्ड स्पष्ट अथवा गर्भित भी हो सकता है, वैधानिक संबंध स्थापित करने वाला हो, प्रस्ताव की शर्तें निश्चित होनी चाहिए, प्रस्ताव किया हुआ तभी मान्य होता है जब प्रस्ताव जब इसके सामने किया जाता है उसको पता चले कि वास्तव में उसके सामने प्रस्ताव किया गया है, उसके ध्यान में हो कि ये मेरे सामने प्रस्ताव आया है। प्रस्ताव की जानकारी बिना स्वीकृति मान्य नहीं है। प्रस्ताव लिखित भी हो सकता है, सांकेतिक भी हो सकता है, आमने सामने भी हो सकता है, टेलीफोन के माध्यम से भी हो सकता है, रेडियो के माध्यम से भी हो सकता है,
समाचार पत्र के माध्यम से भी हो सकता है, हैंडबिल के माध्यम से हो सकता है, मगर न्यायालय ऐसे टैप रिकॉर्डेड वाद्यों को प्रस्ताव को वैध नहीं मानती है। प्रस्ताव में ऐसी कोई भी बाध्यता नहीं होनी चाहिए जिससे पक्षकार उस बाध्य होकर अपनी स्वीकृति प्रदान करे। प्रस्ताव करने की इच्छा को प्रस्ताव नहीं माना जाता है और ना ही इसको निमंत्रण भी प्रस्ताव माना जाता है। इस प्रकार हमने आज के इस लेक्चर के अंदर विद्यार्थियों प्रस्ताव संबंधी वैधानिक प्रावधानों को समझने का प्रयास किया। आगे हम प्रस्ताव, फिर उसके बाद स्वीकृति संबंधी वैधानिक प्रावधान, इस प्रकार हमेशा आपके सामने एक लेक्चर आएगा कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के लिए। यह आपके लिए बहुत उपयोगी रहने वाला है। मैं एक एक चीज को उदाहरण के माध्यम से समझा रहा हूं ताकि आपके दिमाग में आराम से आ जाए और आप परीक्षा में भी लिख सके। धन्यवाद विद्यार्थियों।